आज की सबसे बड़ी खबर पर लगातार ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। चीन से खूनी झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। मोदी ने कहा कि भारत अपनी अखंडता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और कोई भी हमारी ताकत को लेकर भ्रम में नहीं रहे। अखंडता, संप्रभुता सर्वोच्च है। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत शांति चाहता है, लेकिन उकसाने पर यथोचित जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये महत्वपूर्ण बातें आप सुन रहे थे। ताकत वतन की जिनसे है, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने इस तरह की बातें कर रहे हो, तो आखिर इसके क्या मतलब और मायने निकाले जाएं, इसी पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। विष्णु प्रकाश जी जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेखर जी रिटायर्ड, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि एडिशनल फॉर्मर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले आपका रुख करते हुए राकेश शर्मा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक, हालांकि उन्होंने सधे हुए शब्दों में छोटी बात रखी है देश के सामने, लेकिन सीधे सीधे ये कहा है कि हम छेड़ते नहीं हैं, लेकिन उकसावे की कार्रवाई अगर करेगा तो वो अपने आप को लेकर किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहे। इसके क्या मतलब और मायने निकाली जाए? विष्णु प्रकाश जी, इसका जवाब मैं आपसे ले लेती हूं। विष्णु जी। जी, प्रधानमंत्री जी का एक एक शब्द नपतुला है, बहुत महत्वपूर्ण है।
उनकी शुरू से ये एक पोजीशन रही है कि भारत भारत है, विकास चाहता है, शांति चाहता है, अमन चाहता है, और हम किसी की ज़मीन नहीं चाहते, हम किसी के साथ लड़ाई नहीं चाहते। पर ये हमारे में एक क्षमता है कि हम अपने हितों का ध्यान रख सकते हैं, और ये उन्होंने दिखाया भी है, किया भी है। और हमने भरसक प्रयास किया, प्रधानमंत्री जी ने भरसक प्रयास किया चीन के साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए, इनफॉर्मल डायलॉग किया। तो इससे ज़्यादा एक मुल्क दूसरे मुल्क को एंगेज करने में मुश्किल होती है। पर चीन ने जो चीन करता है, धोखा दिया। ये उनकी प्रवृत्ति है, ये उनकी रणनीति है, और ये वो सदा से करते आ रहे हैं, हमारे साथ नहीं, सबसे करते आ रहे हैं। तो अब जब हमारे जवानों पे जिस तरह का घातक हमला हुआ है जी, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। बिल्कुल। हालांकि मैं इससे आगे नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि अभी पूरा डिटेल नहीं आई है, पर यह समझ में आ गया है कि हमारे जवानों ने अपना गौरव दिखाया, और उन्होंने चीनी जवानों को उसी तरह वही सबक सिखाया जो सिखाना चाहिए था। ये बड़ी बात आपने कही है और इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि लड़ते लड़ते मारते मारते उन्होंने अपनी शहादत दी है, और हिंदुस्तान को ये याद रखना चाहिए कि उनकी ये कुर्बानी, उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब मैं सीधे आपका रुख कर लेती हूँ डीबी शेकेतकर जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं, देखिए देश में इस वक्त गम गुस्से का माहौल है, चीन को लेकर आक्रोश भी देखा जा रहा है, लेकिन ये वही चीन है जिससे एक तरफ हमारी मेजर जनरल स्तर की बातचीत जारी है और वहीं दूसरी तरफ उसकी ओर से बयान आता है कि गलवान हमारा है। ऐसे चीन के साथ अपने रिश्तों को लेकर कैसे आगे बढ़े भारत? मैडम, जहाँ तक मेरी मान्यता है, और जब से मैंने सेना ज्वाइन की 1962 में, जब युद्ध चल रहा था उस समय जी सर, मैं सेना में आया, तब से आज तक कि आपने यानी हम लोगों ने चीन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। चाइना इज़ नॉट ए ट्रस्टवर्दी नेशन। मैं चाइना के शासन की बात कर रहा हूँ, लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चीन के शासन व्यवस्था पर, चीन की सैन्य व्यवस्था पर हमने कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो बात एक तरफ करते हैं और कार्रवाई दूसरी तरफ करती है। बिल्कुल। एक राष्ट्रनीति का एक सिद्धांत होता है कि राजनीति और कूटनीति में सत्य संभाषण करना या आत्महत्या सरीखा करने के बराबर होता है। टू स्पीक द ट्रूथ इन पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी इज टू कमिट सुसाइड। और चीन इस बात को जानता है, इसलिए बार बार जो है झूठ बोलता आया है और हमारे ऊपर उल्टे जो है आरोप लगा रहा है। तीसरी बात आप ध्यान में दीजिए कि जब से वर्तमान राष्ट्रपति चीन के शी जिनपिंग, जो चीन की सेना के सर्वोच्च कमांडर भी हैं जी, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन उसके वो अध्यक्ष हैं, जब से उन्होंने सत्ता संभाली है तब से ये 7वीं बार आक्रमण हुआ है भारत पर। ये पहली बार नहीं हुआ है। और दूसरी बात है कि पिछले 2014 से अभी तक चीन के राष्ट्रपति और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मुलाकात जो है 18 बार हुई है। 18 बार चीन में हुई, वुहान में हुई, मलिबर्न में हुई है, न्यूयॉर्क में हुई है, दुनिया के तमाम हिस्सों में हुई है, और बातचीत चलती रहती है। लेकिन इस तमाम के बावजूद भी यदि चीन की सेना इस प्रकार की कार्रवाई भारत में करती है, मैंने पूरी मान्यता है, और इसका जो हमने कमेटी की रिपोर्ट दी थी, शेखरकर कमेटी की, उसमें लिखा हुआ भी है कि चीन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरा है कि चीन अपनी आक्रामक कार्रवाई से नहीं मानेगा, ये रोकेगा नहीं। तीसरी बात, चीन का जो केंद्र बिंदु अभी है, लद्दाख का क्षेत्र जो है, गलवान जो है, दौलत बेग ओल्डी जो है, पांगसो लेक जो है, इस क्षेत्र में उसके दूरगामी एक रणनीति चल रही है। इस क्षेत्र का उपयोग करके चीन आने वाले 5 साल में ये काराकोरम पास के होते हुए सियाचिन ग्लेशियर के पीछे, ये लिख के दिया है, ये लिख के दिया हुआ है, और वहाँ से फिर वो सियाचिन ग्लेशियर को घेरता हुआ कारगिल के पीछे से हुआ पाकिस्तान का जो कॉरिडोर है उसको सिक्योर करना चाहता है। बिल्कुल। और ये जो है कदम कदम चलता है। चीन की एक और हमें ध्यान में रखना चाहिए, जब भी हम बात करते हैं, वो 3 किलोमीटर अंदर आएगा, और जब बात होगी 1 किलोमीटर पीछे जाएगा, और 2 किलोमीटर भूल जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। सो एवरी टाइम, पिछले अगर हम एक 6-7 साल में देखें
तो चीन तकरीबन करीब 15 से 16 किलोमीटर तक आ चुका है अंदर, और अभी भी ये बोलता है कि भारतीय हिस्सा हमारा है। चीन के पास में अक्साई चीन का क्षेत्र जो है, लद्दाख क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, 29,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन है जो 1962 में ली थी उन्होंने, हमारे कब्जा किया है, उसको वो भूल गए। लेकिन ये आधा किलोमीटर की बात जो है, पीपी नंबर 1 या पेट्रोल पॉइंट नंबर 1 से 14 का जो इलाका है, खाली 2-2.5-3 किलोमीटर का, उसके ऊपर ये तमाम चर्चा हो रही है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि राजनीति और कूटनीति में कोई भी सत्य नहीं बोलता है। साहब की बात लेकिन बहुत भारतीय महत्वपूर्ण सेना, है, लेकिन अभी सवाल हमारे ये है प्रधानमंत्री राजनीति और इसका कूटनीति संकेत में दिया कोई है। सच नहीं बोलता है, लेकिन ये डिपेंड करता है किस राष्ट्र का कैसा चरित्र है। झूठ के जरिए, चालबाजी के जरिए, धोखेबाजी के जरिए क्या हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें और फिर आगे बढ़ जाएं? कम से कम हिंदुस्तान का ये चरित्र नहीं रहा है। लेकिन अगर चीन जैसा पड़ोसी हो तो क्या उसके साथ अपने संबंधों की जो अब तक की बिसात चली आ रही है उस पर दोबारा हमें विचार किए जाने की जरूरत है? इसी सवाल के साथ राकेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बार बार कहा जाता है कि हम दोस्त तो अपने मुताबिक चुन सकते हैं, लेकिन पड़ोसी जैसा है उसके साथ संबंध बेहतर करने पर हमें जोर दिया जाना चाहिए। लेकिन चीन एक तरफ बातचीत करता है और दूसरी तरफ बताता है कि गलवान हमारा क्षेत्र है, हिंदुस्तान की जमीन पर वो अपना दावा कर रहा है। ऐसे में बातचीत के जरिए मामला कैसे सुलझेगा? शुरू हुई थी 1988 से। जब राजीव गांधी जी गए थे वहां पर, तो हमने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाए जो 15 बार मिले 2003 तक। 2003 में प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब जब वहां गए थे तब उनकी टाइप में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बने, जिन्होंने 22 बार मिले हैं यहाँ तक। पिछले 10 सालों में हजारों बार बॉर्डर पे पर्सनल मीटिंग से बातचीत हुई है। इस 40 दिनों में कम से कम हम 20 बार मिल चुके हैं और ज्यादा रोज ही मिल रहे हैं। इस बातचीत का पिछले 40 साल से कोई फर्क नहीं पड़ा है। बिल्कुल। जो चाइना का मन में विचार था कि वो हमारे इलाके को हड़पना चाहते हैं, वो एक कतई भी बदला नहीं है। उन्होंने कतई भी चेंज नहीं किया है। 2002 में कोई मैप चेंज करने की बात हुई थी सेंट्रल सेक्टर में, तो उसके बाद वो भी खत्म हो गया। तो वास्तव में चाइना बॉर्डर के बारे में बातचीत करना नहीं चाहता है, बिकॉज उसकी जो पॉलिटिकल एम्बिशन है वो हिंदुस्तान को एक प्रेशर में रखना चाहता है कि उसके पास एक लीवरेज है जो हिंदुस्तान को प्रेशर में रखा जाए। तो हमको ये जानना है कि ये बॉर्डर नहीं सुधरेगा, ये ऐसे ही रहेगा अगर 40 साल से नहीं सुधरा। और इतनी बार, जैसे कि जनरल शेखर ने बोला, इतनी बार प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की आपस में बातचीत हुई है और उसके बाद भी नहीं सुधरा, तो हम कैसे विचार कर सकते हैं कि बातचीत से ही सुधरेगा? ये नहीं हो सकता। हमें सिर्फ ये सोचना है कि आगे की हमारी रणनीति क्या होगी चाइना पे, बॉर्डर पे, इकोनॉमी में, और हर तरीके से कैसे हमें रणनीति बनानी है। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही है। इन सब के बीच आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया है जवानों को खोने का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, इसके आगे आने वाले वक्त में क्या यह माना जा सकता है कि चीन के खिलाफ कुछ कड़े और बड़े कदम, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पर हो, चाहे वो सैन्य मोर्चे पर हो, या फ्रंट फुट पर जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, चीन और भारत की सेना जो है आमने सामने है, क्या वहां पर कुछ ऐसा हो सकता है? इसको लेकर हालांकि तरह तरह के कयास लग रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आपका रुख करते हुए विष्णु प्रकाश जी, देखिए, चीन को लेकर अलग अलग तरह की स्थिति रही है। 1962 का हम जिक्र करते हैं, लेकिन अभी भी उसके 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, लेकिन उसकी ओर से स्वीकार नहीं किया गया है और ना ही आंकड़ा बताया गया है। जबकि 1962 का अगर मैं जिक्र करूं और मैं कहीं पर गलत होंगी तो प्लीज सर आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, 1962 में जो चीनी सैनिक मारे गए थे उनका सही आंकड़ा 1994 में वो देता है। इस तरह की परिस्थिति वो बनाकर रखता है। तो किसका नुकसान है? क्योंकि चीन का जो कहने में करने में बहुत फर्क है। चीन जानता है कि अंदरूनी बात क्या है। वो एक अथॉरिटेरियन मुल्क है। वहाँ के जो रूलर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पब्लिक को दिखाते रहें कि हम बड़े बलवान हैं, हम बड़े स्ट्रांग हैं, और झूठ का सहारा लेते रहें। पर सवाल ये है कि काट की हांडी कब तक चढ़ेगी, कितनी बार चढ़ेगी। और इस बार भी देखिए कि वो जो भी कहें उनको मानना पड़ा कि उनके 5 लोग शहीद मर चुके हैं। तो
इस पर ये पहले कभी नहीं माने हैं, पर इस पर माने हैं। तो उन्होंने हम पे वार किया और हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने भरपूर जवाब दिया। तो बिल्कुल। जो संदेश चीन को मिलना चाहिए वो मिल गया है। अब सवाल ये है कि बातचीत का क्या फायदा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, और ये एक रेटरिकल क्वेश्चन, तो क्या अगर बातचीत ना करें तो क्या लड़ाई करें? क्या हमारे हित में है? देखिए 1975 से लेके अब तक अगर शांति थी तो जैसी भी शांति थी, पर शांति तो थी, हमने तरक्की तो की। एक कहा जाता है कि जहां डिप्लोमेसी खत्म हो जाती है वहां जंग शुरू हो जाता है, और अपनी अपनी जगह पे बैठ के जंग की बात करना बड़ा आसान है। जंग के जो का नतीजा है वो हमारे जो मिलिट्री के भाई हैं उनसे ज्यादा कोई नहीं जानते। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम अपने बैठ जाएं, हमने उनका जवाब दिया है, हम और भी जवाब देंगे, पर अपने समय पे देंगे। आर्थिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे हमारे पास काफी कुछ है करने के लिए, पर हम वो ध्यान से करेंगे, सोच समझ के करेंगे। पर एक चीज बहुत जरूरी है, एक डिप्लोमेट होने के नाते मैं कहूंगा कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं, बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब दोस्तों के साथ बात करते हैं तो कोई इतनी खास फायदा नहीं होता, पर जब आप प्रतिद्वंदी के साथ बात करते हैं तो उसका फायदा होता है। हम अपनी शक्ति बढ़ाते रहें, हम अपना डिफेंस बढ़ाते रहें, हम जी सर, आपकी आवाज आ रही थी, आपने कहा कि हम अपनी शक्ति भी बढ़ाते रहें लेकिन बातचीत को भी आगे हम लेकर जाएं। महत्वपूर्ण बातें विष्णु प्रकाश जी आपने कही है। बिल्कुल सर, मैं आपकी आवाज सुन रही थी। जो बातें आपने कही आप उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं सीधे रुख कर लेती हूँ डीबी शेखर जी, आपका युद्ध ही क्या समाधान है, या फिर विष्णु प्रकाश जी जो बातें कह रहे हैं कि देखिए बातचीत के जरिए भी कम से कम बातचीत ही हो रही थी, तभी तो 1975 के बाद, चूंकि उस समय हमारे 4 सैनिकों को चीन ने मार गिराया था, लेकिन उसके बाद माफ कीजिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह जी भी, और उनसे हम बातचीत करेंगे, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल साहब, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर, और मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है, इस वक्त एक बड़ी बैठक चीन के साथ फिर से चल रही है, आपको लग रहा है कि बातचीत के जरिए एक बेहतर समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, इसके मायने क्या हैं? एक बहुत ही मजबूत स्टेटमेंट आया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और ये बहुत अच्छा है देश के मोराल के लिए, इंडियन आर्मी के मोराल के लिए, मिलिट्री के मोराल के लिए। और साथ ही साथ जो उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है, 2 मिनट की साइलेंस ऑब्जर्व की है, ये बहुत ही एक बेहतरीन एक उनका ये मैं कहूँगा एक जेस्चर था, और मैं उन्हें इसके लिए सैल्यूट करता हूँ। जहां तक सवाल है उनकी स्टेटमेंट का, देखिए उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर एक मैसेज दिया है चीन को एट द नेशनल लेवल कि देखिए हम भाईचारा चाहते हैं, हम हर जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसको हम भाईचारे के साथ में रिजॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी जो सॉवरेनिटी है, इंटेग्रिटी है, उसके ऊपर कोई आंख डालेगा तो हम फोर्स का इस्तेमाल करने से हम नहीं जूझेंगे। बिल्कुल। तो वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्होंने दिया है, जो कि मैं पहले बता रहा था, लेकिन मेरा इंडिया टुडे के साथ में वो कम्युनिकेशन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था कि देखिए ये जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है वो इवॉल्व होती है, जो स्टेटमेंट्स आते हैं डायरेक्टली, जो एक आदेश दिए जाते हैं फौज को, और फौज जो प्रधानमंत्री जी, डिफेंस मिनिस्टर और बाकी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी जो वो स्टेटमेंट्स देते हैं मीडिया के अंदर आके, उसको मद्देनजर रखते हुए मिलिट्री स्ट्रेटजी इवॉल्व होती है। तो एक तो चीज ये है कि उन्होंने बता दिया है कि देखिए जो फोर्स है ये एक ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि चाहे वो नीचे टेक्निकल लेवल पे है, चाहे वो ऑपरेशनल लेवल पे है, चाहे वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, अभी ऑप्शंस ओपन हैं। लेकिन आपको मैं इतना बता दूं कि उनके जो उनका बयान था उसमें यह भी एक संदेश था इन अ वेरी सटल मैनर कि देखिए हमारे दरवाजे खुले हैं डिप्लोमेसी के साथ में, अगर आप इसे रिजॉल्व करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन अदर वर्ड्स, फोर्स का इस्तेमाल जो है वो एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किया जाएगा। अभी जो कार्रवाई नीचे ग्राउंड के ऊपर हो रही है, जहां तक इंफॉर्मेशन आ रही है, हमने भी उनके 43 जो 43 उनके हमने पीएलए के जवान मारे हैं जी। तो यकीनन जो हमारे जवानों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है बहुत ही आले दर्जे का है,
बहुत अफसोस है कि एक हमारे बहुत भी बड़ी खबर सर आ रही है बीच में आपको रोकते हुए। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बातचीत हुई है। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच, यानी कि यहां से हिंदुस्तान की ओर से एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच आपस में बातचीत हुई है। जनरल विक्रम सिंह, बातचीत के जरिए भी मामले को हम सुलझाना चाहते हैं और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि देखिए, डिफरेंसेस को हम डिस्प्यूट में तब्दील नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कोई उकसाएगा तो उसका माकूल जवाब देने में भी हिंदुस्तान पूरी तरह से सक्षम है। देखिए, अभी ये मैंने जैसे पहले बताया, ये दरवाजे खुले रहेंगे जहां तक डिप्लोमेटिक चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, ये चलते रहेंगे। साथ ही साथ मिलिट्री के चलते रहेंगे। जैसे आज मीटिंग चल रही थी दो मेजर जनरल्स के बीच में, तो ये मिलिट्री लेवल्स के ऊपर, डिप्लोमेटिक लेवल्स के ऊपर ये कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन साथ ही साथ जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर ने आज दिया है, बयान दिया है, उनके बयान को मद्देनजर रखते हुए सेना आप देखेंगे जो कि ऑलरेडी कर चुकी है, सेना की जो मोबिलाइजेशन है वो हो जाएगी जी। और वो चौकन्ना हो जाएगी और ज्यादा, ताकि कोई ऐसी कॉन्टीजेंसी पैदा ना हो जाए जिसके अंदर वी आर फाउंड वांटिंग। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आर्मी बिल्ड करेगी और एट अ पोजीशन ऑफ एडवांटेज रहेगी अभी कोई भी कार्रवाई करने के लिए। एक और सवाल मेरे मन में है, आप चूंकि पूर्व सेनाध्यक्ष रहे हैं, आपको बेहतर इतिहास के बारे में भी हिंदुस्तान और चीन को लेकर जानकारी है। अगर तनाव का वक्त हो, जब हमारे 20 सैनिकों की शहादत हो और वहां से 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हों, एक ऐसे वक्त में जब विदेश मंत्रियों के बीच आपस में बातचीत होती है, तो किस तरह से आगे की राह को तय करने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच इस वक्त तनाव का माहौल है। देखिए, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो स्ट्रेटेजी का जिंदगी में होता है वो है होप फॉर द बेस्ट बट केटर फॉर द वर्स्ट, सिंपल एज दैट। आई थिंक इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है कि क्योंकि अभी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो बातचीत कर रहे हैं, तो एक होप है। लेकिन होप, मैंने हमेशा बोला है, एक स्ट्रेटजी नहीं होती है। तो वाइल वी आर होपिंग फॉर रेजोल्यूशन थ्रू डायलॉग, हमें तैयारी करनी है वर्स्ट कॉन्टीजेंसी के लिए कि अगर ये एस्केलेट करता है तो हम अपनी मजबूत जमीन के ऊपर हों मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। जनरल सिंह, चूंकि इतिहास की पन्नों को भी खंगाल के देखने की जरूरत होती है, 1962 में जिस तरह से हमें मात मिली थी, 1962 के हिंदुस्तान में और 2020 के हिंदुस्तान में चीन को लेकर अगर मैं अंतर करूं, किस तरह का फासला, फर्क देखते हैं आप, और हमारी तैयारी कितनी है अगर युद्ध जैसे हालात आगे आने वाले वक्त में बनते हैं तो? अभी बहुत अंतर है। देखिए, हमारी जो आर्मी है ये 62 लड़ाई के बाद में ये बहुत ही एक अकाउंटेबल, एक रिस्पॉन्सिव, एक बड़ी पोटेंट एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर बन चुकी है और ये पूरी दुनिया के अंदर इसकी सराहना लोग करते हैं। जैसे मैं यूनाइटेड नेशंस में रहा हूँ 3 मिशंस के अंदर, जितने SRSG होते हैं, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल, वो इंडियन आर्मी के कंटिजेंट्स की हमेशा वो रिक्वेस्ट करते रहते हैं हिंदुस्तान को, क्योंकि वो जानते हैं हमारी सेना कैसी है। दूसरी बात ऐसे है कि देखिए, जो कम्बैट पार्क की जब हम बात करते हैं ना, तो आमतौर पे लोग करते हैं कि ठीक है, उनके पास में इतने जहाज हैं, हमारे पास इतने जहाज हैं, उनके पास इतने टैंक हैं, हमारे पास इतने टैंक हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे जो अहमियत वाला जो एक पहलू है, मैं कहूँगा एक अंग है कम्बैट पार्क का, वो है सिपाही जवान और दूसरा है लीडरशिप। ये दोनों आले दर्जे के हैं इंडियन आर्मी और इंडियन मिलिट्री के अंदर। और इसका कारण ये है, मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि जंगे मैदान के अंदर जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है JNK के अंदर, हमारे जितने जवान हैं वो सब बैटल हार्डन्ड हैं आज। और ये एक हमारा फोर्स मल्टीप्लिकेशन का एक एंगल है, हमारे पास ये एक असेट है और चीन को पता है इसके बारे में। देखिए, वियतनाम के बाद में वहां भी हारे थे, इनको मुंह तोड़ जवाब मिला था। इनकी सेना ने कोई जंग नहीं देखी है, इनका कंस्क्रिप्शन चलता है, इनके जो लीडरशिप है बहुत ही कमजोर लेवल की है, तो मुंह तोड़ जवाब तो उनको मिलेगा। तो ये सिर्फ टैंक या टैंक, हाँ, लेकिन सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि हमें थोड़ा अभी आंखें अपनी खोल के रखनी है। हमें देखना है कि क्योंकि इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना करे, ऐसी कोई जगह के ऊपर, हमारा जो सियाचिन है, लाइन ऑफ कंट्रोल है और कई इलाके हैं, उसके अंदर हमें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। साथ साथ नॉन किनेटिक अरीना जो है, जिसके अंदर साइबर वॉरफेयर आ जाता है, जिसके अंदर नॉन एट्रीब्यूशन रहता है कि जो भी कार्रवाई करता है वो पता नहीं चलता है। जैसे आपने देखा वो स्टक्सनेट का जो अटैक हुआ था ईरानियन जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर, वो आज तक किसी को पता नहीं चला किसने किया। कुछ लोग कहते हैं अमेरिका ने किया, कुछ कहते हैं कि इजराइल ने किया, उसका पूरा पता नहीं अभी तक।
तो नॉन एट्रीब्यूशन के कारण साइबर वॉरफेयर नॉन किनेटिक ऑपरेशंस के अंदर खास अहमियत रखता है। उसके अंदर हमें थोड़ा अपना गौर करना पड़ेगा और हमारे जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं उन्हें हमने थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। और जब चीन जैसा धोखेबाज पड़ोसी हो तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो तमाम एहतियात हम जरूर अपनाएं, बातचीत भी जारी रहे और दूसरी तरफ हमारी तैयारी भी पूरी रहे। लेकिन जब चीन की ओर से एक तरफ बातचीत की जाती है और दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि गलवान हमारा है, ऐसे में हिंदुस्तान क्या करे? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि ये उनकी जो नेशनल स्ट्रेटजी रही है, ये उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट मूल सिद्धांत है डिसेप्शन। और एक उनके एक स्ट्रेटजिस्ट हुए हैं जिनकी वो आर्ट ऑफ वॉर सुन त्सू ने लिखी हुई है, उसके अंदर डिसेप्शन के बारे में बहुत लिखते हैं। अगर आप पढ़ें उसको, उस किताब को मैंने काफी डिटेल में उसको पढ़ा हुआ है, आर्ट ऑफ वॉर जी। उसके अंदर डिसेप्शन जो है वो एक खास उनका पहलू है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं अपनी नेशनल स्ट्रैटेजी और ऑल्सो इन देयर मिलिट्री स्ट्रैटेजी। सो हमें वो अपना जरा ध्यान रखना है कि हमें ये सरप्राइज ना कर सकें अगली बार और हम इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल कंवल भी जुड़ चुके हैं, वो आपसे जनरल सिंह कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल, इस वक्त आज तक के पास एक्सक्लूसिव वो सैटेलाइट तस्वीरें मौजूद हैं जिनमें चीन की सेना ने किस तरीके से गलवान घाटी में मिलिट्री बिल्डअप किया है वो साफ नजर आता है। और हमारे साथ हैं भारतीय सेना के पूर्व थल अध्यक्ष और साथ ही साथ मिलिट्री स्ट्रेटेजी को बहुत बेहतरी से समझने वाले जनरल बिक्रम सिंह। जनरल सिंह, मैं आपको और अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जिस पर साफ नजर आता है कि चाइना ने किस इंटेंसिटी का मिलिट्री बिल्डअप किया है। ये है गलवान घाटी, आपको अपने कैमरे पे साफ नजर आ रही है किस तरीके से चाइना ने कम से कम यहाँ पे 200 स्ट्रक्चर, हमने बैठ के गिने 200 स्ट्रक्चर, जिसमें कुछ हट्स हैं, कुछ टेंट्स हैं, कुछ व्हीकल्स हैं, कुछ गाड़ियां हैं और साथ ही साथ कुछ एम्यूनिशन डिपो हैं। ये एक बिल्डअप है और उसके आगे अगर आप नदी के किनारे किनारे आते रहते तो एक और बिल्डअप आपको नजर आता है। तो गलवान घाटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद नजदीक दो बड़े मिलिट्री बिल्डअप चीन की तरफ से नजर आते हैं। जो लड़ाई हुई भारत और चीन की सेना के बीच में वो इस वजह से हुई कि चाइना ने प्रॉमिस किया था कि वो PP-14 पेट्रोल पॉइंट 14 से पीछे जाएगा, जबकि चाइना पीछे नहीं गया। और जब कर्नल बाबू वहां पे पहुंचे और देखा कि 2 चाइना के टेंट अभी भी लगे हुए हैं, उसको लेकर बातचीत शुरू हुई जो बहुत जल्दी वायलेंस में बदल गई और फिर 20 भारत के जवानों की उसमें शहादत उनको प्राप्त हुई। तो जनरल बिक्रम सिंह, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये सैटेलाइट तस्वीरें आपने देखी हैं, चाइनीज आर्मी का एक बड़ा बिल्डअप इसमें नजर आ रहा है। आप इसको जब मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखते हैं, किस तरह का बिल्डअप आपको ये नजर आता है? जिस तरह से इस वक्त चाइनीज आर्मी यहाँ पे डिप्लॉयड है, आप इसको मिलिटरीली कैसे स्टडी करते हैं जनरल सिंह? राहुल, ऐसे है कि ये दर्शाता है कि चाइना मीन्स बिजनेस, वेरी सिंपल। जो इस इलाके में वो इतनी ये तादाद में आए हैं, ये एक नॉर्मल फेज नहीं है। इसके अंदर ये तकरीबन आपके सवेरे जो आप मेंशन कर रहे थे, आपके जो एक कुलीग हैं कि तकरीबन 200 गाड़ियां वहां पे हैं। आपकी जो सैटेलाइट इमेजरी है उसके अंदर उन्होंने स्टडी किया है। 200 गाड़ियां अगर हम चलते हैं इस प्रमाइस के ऊपर कि एक बटालियन को तकरीबन 50 से 60 गाड़ियां चाहिए होती हैं, तो तकरीबन एक ब्रिगेड मैं समझूंगा उस इलाके में है। और साथ ही साथ कल एक मैसेज भी आया था जिसके अंदर मैंने सुना था कि हमारे लोगों ने वहां देखा है, उनके ब्रिगेड कमांडर वहां थे जो सीनियर कर्नल होते हैं उस रैंक के इक्वलेंट टू आवर ब्रिगेडियर। तो अगर ये हुआ है तो यकीनन ये किसी मुद्दे से आए हैं और वहां से हिलेंगे नहीं, सीधी सी बात है। क्योंकि आपने कई दफा वॉर गेम्स किए हैं, आपने स्टडी करने की कोशिश की है कि चीनी सेना के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूं, कुल मिला के 3 जगह पर इस वक्त ये है ईस्टर्न लद्दाख का नक्शा, जिसमें ये है पेंगोंग लेक का इलाका जहां पर बीच में फिंगर 4 पे चाइनीज आर्मी आ गई है। ये है गोगरा पोस्ट का इलाका जिसको हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं, जहां पे पुलिस का एक मेमोरियल भी है, और ये है गलवान फ्लैश पॉइंट। तो इन 3 पॉइंट्स पर चाइनीज आर्मी का बड़ा बिल्डअप है। इन 3 जो जगह चुनी गई है, जिस तरह का बिल्डअप है, उसको देख के चाइनीज मिलिट्री के दिमाग के बारे में आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या तस्वीर बन रही है आपके जहन में? हाँ, देखिए राहुल, मैं ज्यादा इसके अंदर नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि कोई ऐसी चीज विली निली निकल नहीं जानी चाहिए जो प्लान्स हमारे टैक्टिकल और ऑपरेशनल कमांडर बना रहे हैं उसको थोड़ा खराब, उसके लिए मतलब आई वुड से इट मिलिटेट्स अगेंस्ट दोस प्लान्स। तो थोड़ा उसको मद्देनजर रखते हुए मैं सिर्फ इतना आपको बताऊंगा कि जो ये सड़क जो हमारी है दुर्बुक श्योक और DBO, ये एक स्ट्रेटेजिक रोड है जो हमें चाहिए नॉर्दर्न एरियाज के अंदर। जो हमारे जवान हैं, जो हमारी वहाँ पे
ट्रुप्स हैं उनको सस्टेन करने के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट रोड है जो कि हमें ऑल्सो वी कैन सी लुक इनटू द एक्साइज चेन एरिया अलोंग विद दिस। तो ये स्ट्रेटेजिक रोड को इंटरडिक्ट करने के लिए इनका ये मुद्दा है। ये नहीं चाहेंगे कि हम इस रोड का इस्तेमाल कर सकें। डेफिनेटली इनका फोकस इस तरफ है। जहां तक सवाल है पंगांगसो लेक का, वहां पे पहले होता रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जहां तक ये सवाल है फिंगर 4-8 का, मुझे लगता है वहां पे सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से चीन आया है अभी, जिस प्रकार से इन्होंने बिल्डअप किया है, मुझे लगता है ये दे हैव कम टू स्टे, दे वांट टू ऑल्टर द LAC, वहां रहेंगे ये। और हमें थोड़ा सा भी एक लंबा जो है लॉन्ग हॉल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जनरल सिंह, आप दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी सड़क की बात कर रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूं। लद्दाख की राजधानी है लेह, वहां से निकलते हुए हेमिस मॉनेस्ट्री के पार जाते हुए चांगला पास को क्रॉस करते हुए दरबुक का गांव आता है। वहां से शुरू होती है ये बेहद अहम सड़क जिसको DSDBO सड़क कहा जाता है। 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क है और इसी को लेकर फसाद है वो इस वजह से क्योंकि काफी हद तक ये जो सड़क है जिसको आप इस काली लाइन में देख सकते हैं, वो ये जो लाल लकीर है जिसको कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, उसके पैरेलल चलती है। तो हमने जब से ये सड़क बनाई है तब से लेह के इलाके से भारत के लिए बहुत आसान हो गया है दौलत बेग ओल्डी में रीइंफोर्समेंट्स भेजना, ट्रूप्स भेजना, असला बारूद हथियार भेजना, सैनिकों को डिप्लॉय करना। दौलत बेग ओल्डी बहुत अहम है क्योंकि ये अक्साई चीन का वो इलाका है जो अभी भी भारत के कंट्रोल में है और उसके ठीक सामने है काराकोरम पास जिसकी स्ट्रेटेजिक बहुत अहमियत है। आपको मालूम है कि काफी हद तक जो अक्साई चीन का इलाका है वो इस वक्त चीन के अवैध कब्जे में है। तो ये वो इलाका है अक्साई चीन का जो अभी भी भारत के कंट्रोल में है और उसी रास्ते पर पड़ता है ये वाला फ्लैश पॉइंट, गलवान फ्लैश पॉइंट, जहां पर चाइनीज आर्मी आके खड़ी हो गई है। अब ऐसे में सवाल ये है कि अगर चाइनीज आर्मी पहाड़ों पे चढ़ जाती है, वो सड़क को देखती है और वहां पे हमला कर सकती है। ये कोई सड़क हमने एक साल में, एक महीने में तो बनाई नहीं, 2 दशक से जनरल सिंह ये सड़क बन रही थी। जब 2 दशक में चीन ने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया, ये सड़क बहुत हद तक भारत की सरजमीन पर ही है। ऐसा नहीं है कि LAC के किनारे किनारे हमने सड़क बनाई है। जहां पे फ्लैश पॉइंट है वहां से लेकर सड़क तक का रास्ता 8 किलोमीटर का है। ऐसे में आखिरकार चीन को अब क्या ऑब्जेक्शन हो रही है? पहले क्यों नहीं कभी कंप्लेन किया? वही मैं कह रहा था। देखिए, एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग थी कि देखिए हम अभी भी हमारे में ताकत है। हम LAC के ऊपर आके तो LAC को यूनिलैटरली ऑर्डर कर सकते हैं, स्टेटस को बदली कर सकते हैं और उन्होंने ये दर्शाया है। लेकिन मैं कहूंगा कि देखिए राहुल, जो कल कार्रवाई हुई है, अगर उसे हम देखते हैं सिर्फ टेक्निकल लेवल के ऊपर आइसोलेट करके, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो हमारे जवानों का जो एक कॉन्डक्ट रहा है, उनका जो एक्शन रहा है, वो बहुत आले दर्जे का रहा है। ठीक है, हमने 20 जवान खोए हैं, एक ऑफिसर 20 जवान खोए हैं, मैं उनको सलामी पेश करता हूं। लेकिन देखिए वो लड़े भी टाइगर्स की तरह हैं, शेरों की तरह, और 43 कैजुअलिटीज की हैं चीन के अंदर। तो अगर आप देखते हैं डबल कैजुअलिटीज अगर की हैं, तो टेक्निकल लेवल के ऊपर जो है हमारी एसेंडेंसी है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, मैं वो मेंशन नहीं करना चाहूंगा बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। सिर्फ इतना कहूंगा कि मनूवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनूवर डजंट मीन कि सिर्फ ये मैकेनाइज्ड फोर्सेस मनूवर करती हैं। मनूवर का डेफिनेशन है ऑक्यूपाइंग एक ऐसी पोजीशन को जहां से हमें मिलिट्री एडवांटेज मिलता है, यह मनूवर का तात्पर्य है। तो वी हैव टू गेट इनटू पोजीशंस ऑफ एडवांटेज अलोंग द LAC ताकि हमारे पास में इनिशिएटिव रहे। हमें अभी जो है देखिए वो भी बैठे हुए, उनका जो डिप्लॉयमेंट इस वक्त है वो एक ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट है, वो ट्रेनिंग मोड के अंदर है। अगर आप देखेंगे आपकी सैटेलाइट से एक लाइन के अंदर लगे हुए हैं, हमारे भी ऐसे लगे हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम निकलेगा, अभी खून खराबा हो चुका है, ये कन्वर्ट अभी करेगा फ्रॉम ट्रेनिंग मोड इनटू टैक्टिकल मोड। और जैसे ये टैक्टिकल मोड में आएंगे, आप देखेंगे लोग पहाड़ियों को पकड़ना शुरू कर देंगे आस्ता आस्ता। डिपेंड करता है किस प्रकार से डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव आगे बढ़ता है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि हमें तैयार रहना है, ना कि सिर्फ LAC के ऊपर अपने टेक्निकल लेवल पे, ऑपरेशन लेवल पे, बट इवन एट द हाईएस्ट लेवल हमें तैयार रहना है स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और खास करके जो कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि ये एक ऑप्शन है। जो प्रधानमंत्री ने कहा, इस तरह का बयान इससे पहले हमने किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री से पब्लिकली नहीं सुना है। टेक्टिकल लेवल पर हिंदुस्तानी सेना का, टेक्निकल लेवल मतलब जमीनी लेवल पर रिस्पांस रहा है। लेकिन जैसे हमने उरी के बाद, पठानकोट के बाद देखा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इसका जवाब देंगे और भारतीय सेना ने जवाब दिया।
ठीक उसी तरह का ऐलान नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। फर्क यह है कि वहां पर पाकिस्तान है जो कि हमसे बहुत कमजोर है, चीन है जो कम से कम हमारे बराबर का है, और ऐसे में जब चीनी सेना से लड़ाई करनी हो, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, एक वैसे ही इकोनॉमिक मंदी का दौर ये चल रहा है, यहाँ पे कोरोना वायरस नामक महामारी भी फैली हुई है, ऐसे में कितना मुश्किल हो जाता है प्रधानमंत्री के लिए, मिलिट्री लीडरशिप के लिए फैसले ले पाना, क्योंकि दुश्मन केवल सामने ही नहीं है, दुश्मन तो इस वक्त हवा में भी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राहुल। एक स्ट्रेटेजिक अरीना के अंदर डिसीजन लेना, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा वॉलेटाइल, अनसर्टेन और एम्बिगुअस अरीना होता है, उसके अंदर ऐसी डिसीजन लेना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जो आज मैसेजिंग गई है, ये एक जो हमारा स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग है इंडिया का, उसको दर्शाता है। एंड आप देखेंगे कि चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स का आप देख लीजिए, पिछले 15 साल से ये पोस्चरिंग चल रही है उनकी ईरान के साथ, और ये पोस्चरिंग चलती है जब तक ये हल इसका कोई निकल नहीं आता, चाहे डिप्लोमेटिकली चाहे मिलिटरली। मैं नहीं समझता इतना वक्त लगेगा। मुझे यकीन है कि जो मैसेज हमने देना था हमने दे दिया, चीन ने जो मैसेज देना था दे दिया, दोनों ने बता दिया है कि हमारे में वो जज्बा है लड़ने का, और खासकर इंडिया ने तो बता दिया है कि हम इसको वी विल नॉट एक्सेप्ट, जो आपने स्टेटस को बदली करने की कोशिश की है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा मेलो डाउन होगा, डिपेंड करता है किस प्रकार से जो आज टॉक्स हुए हैं अभी दोनों एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के बीच में, इसमें क्या पहुंचा है। लेकिन जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं, जो बयान आ रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ी ग्रिम सिचुएशन है, सीरियस सिचुएशन है, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। सो मैं इसके लिए यही कहूंगा कि आप स्ट्रेटेजिक सड़कों की बात कर रहे थे, मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं और आपका विश्लेषण भी चाहता हूं कि ये बड़ा अनफेयर है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, मैं आपको इस नक्शे पे दिखाता हूं, ये है चाइनीज 4 पोस्ट, ये उनका बटालियन हेडक्वार्टर्स है, एम्यूनिशन डंप है, उसके आगे उनके 4 पोस्ट है। ये काली लाइन दिखाती है चाइनीज सड़क, जो कि सीधे सीधे गोगरा पोस्ट के बहुत नजदीक, चाइनीज के ही साइड पे, लेकिन गोगरा पोस्ट के बहुत नजदीक आ जाती है, और उसके किनारे किनारे चाइना अपना जो पेट्रोलिंग का काम है वो गाड़ियों पे करता है। हमारी जो सड़कें हैं वो इतनी नजदीक है नहीं, मैं आपको दूसरे मैप पे दिखाता हूँ। हमारी जो सड़क है वो देखिए इस यहां से निकल रही है, जो कि LAC से बहुत दूर है। चाइनीज जो सड़क है वो ठीक LAC तक आती है। जब चाइना सड़क बना रहा था उसको प्रॉब्लम नहीं हुई। जनरल सिंह, जब हिंदुस्तान अपनी सरजमी पे सड़क बनाता है तो चाइना कहता है इसको अलाउ नहीं करेंगे। अब हिंदुस्तान जैसा देश इसको कैसे टॉलरेट कर सकता है? आप ठीक कह रहे हैं, तो तभी तो ये मुठभेड़ हुई है, और हमारे जवानों ने बता दिया है कि जो हमारा इलाका है हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते रहेंगे। और यही कारण है कि आपने देखा जो काफी जो लेबर है वो उसको मूव भी किया गया है फ्रॉम वेरियस अदर स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ से, झारखंड वगैरह की तरफ से काफी लोग इस तरफ आ रहे हैं। तो यकीनन हमने अपना एक मैसेज दे दिया है कि देखिए हम अपनी कार्रवाई करते रहेंगे, आप जो मर्जी कर लें, हम अपनी जो कंस्ट्रक्शन जब से करेंगे, हम एक सॉवरन नेशन है और हमारा ये अपना हक है अपनी जमीन, सरजमीन के ऊपर जो भी हम कार्रवाई करना चाहते हैं हम करें। वो मैसेज चला। जहां तक सवाल है राहुल, आप बात कर रहे थे जो प्रधानमंत्री ने किया है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और मैं आपको इतना बता दूं कि जब एक मैसेज प्रधानमंत्री जी के लेवल पे जब आता है तो बड़ा नाप तोल के ये मैसेज आता है। ये मैसेज जो है खुलेआम नहीं आता है। जब उन्होंने ये बोला है कि हम जो एक यूज ऑफ फोर्स के बारे में उन्होंने जिक्र किया है कि एज अ लास्ट रिजॉर्ट हम करेंगे, हम चाहते हैं एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट। तो ये जब ऐसा बयान आता है तो बड़ा नाप तोल करके, बड़ा एक उसको आई वुड से उसके सेकंड थर्ड ऑर्डर इम्प्लीकेशंस को देखते हुए ये ऐसे बयान दिए जाते हैं। हमें अभी खबर मिली है कि थोड़ी ही देर पहले चीन के जो विदेश मंत्री हैं वैंग यी, उनकी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से टेलीफोन पर बातचीत हुई है, जिसमें जो भारत और चीन की जो सेनाएं इस वक्त सरहद पर तैनात हैं, उस स्थिति को आगे कैसे लेके जाना है उस पर चर्चा हुई है। कोशिश ये हो रही है कि किस तरीके से स्थिति को काबू में लाया जाए। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने जो किया वो खतरनाक था, वो प्रोवोकेटिव था, और चीन ये चाह रहा है, चीन हिंदुस्तान पर, अब ये हद है, चीन हिंदुस्तान पर शिकायत दर्ज कर रहा है कि हमने जो किया वो ठीक नहीं। जबकि मैंने आपको यहाँ नक्शों में दिखाया, हकीकत भी ये है, सैटेलाइट मैप के जरिए भी समझ में आ रहा है कि बिल्डअप चीन की तरफ से है, बड़ी तादाद में चाइना आके सर पे बैठ गया है और वो शिकायत कर रहा है कि हिंदुस्तान ने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको वायलेट किया है। चाइना के विदेश मंत्री ने जो चाइनीज में प्रेस रिलीज छपी है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में देख रहा हूं, चाइना के विदेश मंत्री वैंग यी ने कहा है कि दोनों देशों में 1 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, यानी 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, ऐसे में इकोनॉमी पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। हम लोगों के
ऐतिहासिक रिश्ते हैं और ऐसे में म्यूचुअल सपोर्ट, एक दूसरे की इज्जत की जाए, एक दूसरे को आदर दिया जाए, उसकी जरूरत है। तो ये तो प्रॉब्लम है जनरल सिंह। चाइना का अगर ये बयान कोई पढ़े तो लगे कि एकदम महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध और दलाई लामा की तरह बातें करते हैं। बातें ऐसी होती हैं और हकीकत में, और ये जो सैटेलाइट इमेज है इससे एकदम समझ में आ जाता है कि बात ये लोग कर रहे हैं कि हम विड्रॉ करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर आप सुनेंगे तो ये देखिए, इस मैप को देख के लगता है कि ठीक है चाइना ने विड्रॉ कर लिया। जैसे ही आप जूम इन करते हैं आपको तब समझ में आता है। ये देखिए बिल्डअप, ये चाइनीज आर्मी का बिल्डअप है जो कि कैमरे पे कैच हो रहा है। फोन पे ये लोग बोलते हैं कि हम पीछे जा रहे हैं, फोन पे बोलते हैं कि 1 बिलियन का देश है, दोनों आपस में दोस्ती करनी चाहिए। जमीन पर इनकी सेना बैठी हुई है और हमने इसको सैटेलाइट मैप पे कैप्चर कर लिया है। जनरल सिंह, आप ठीक बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि हमारे अंदर आए, हमने वॉयलेट किया है। ये तो हो गया जैसे एक चोर कोतवाल को डांटे। वो पुरानी जो कहावत है, चोरी इन्होंने किया और कोतवाल को ये डांट रहे हैं। अभी हमारे इलाके में आए और बोल रहे हैं कि हमने ट्रांसग्रेस किया है, हमने वॉयलेट किया है एलएसी को। तो ये गलत बात है। ये तो झूठ बोल रहे हैं सरासर। ये झूठ बोलता आया है, डिसेप्शन का इस्तेमाल हमेशा चीन करता आया है। और आपने देखा होगा कि हालांकि बयान जो इनके आ रहे थे, चाहे वो उनके वो एम्बेसी से आ रहे हैं, चाहे बीजिंग से आ रहे थे, वो बड़े एक दोस्ताना के रूप पे, एक फ्रेंडली नजरिए से आ रहे थे। लेकिन देखिए उन्होंने क्या विश्वासघात किया है। तो हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए चीन को। While hoping for the best, we have to cater for the worst. Supposing हमारे जो ये अभी negotiations चल रहे हैं, अगर ये फेल हो जाते हैं, it's a hope. अगर prepared for the worst, very simple as that. ये अजब स्थिति है। चीन का मैं बयान पढ़ रहा हूं, वो कह रहे हैं कि भारतीय साइड को ये नहीं सोचना चाहिए कि चीन इस तरह से बैठा रहेगा। हमारा इरादा बहुत नेक है, हम अपनी जो अखंडता है उसको डिफेंड करेंगे। अरे यहाँ पे नक्शे में दिख रहा है, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चाइनीज आर्मी यहाँ पे आके बैठ गई है। ये है भारत की सड़क जिसको लेकर ऑब्जेक्शन है। 8 किलोमीटर का गैप है और चाइनीज आर्मी ये जता रही है कि हिंदुस्तान ने मिस एडवेंचर किया या हिंदुस्तान कुछ कर रहा है। हिंदुस्तान की केवल यही उम्मीद है कि चाइना जहां से आया है चाइना वापस चले जाए। ये है उनके 2 चाइनीज पोस्ट। आप अपनी गाड़ी पकड़िए, आप वापस जाइए, जहां से आप आए थे वहीं जाइए, हम जहां से आए थे हम वापस जाएंगे। इसी को भारत कह रहा है और चीन, जैसे जनरल विक्रम सिंह ने कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस स्थिति पर हमारी नजर बनी हुई है। जनरल विक्रम सिंह, आप जुड़े हमारे साथ, आपने इन सैटेलाइट इमेजेस को समझाने की कोशिश की, बहुत बहुत शुक्रिया उसका।